हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग बात करेंगे किंक डिमांड कर्व मॉडल के टॉपिक के ऊपर। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा इस वजह से भी है क्योंकि कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल होंगी। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि किंक डिमांड कर्व मॉडल को थोड़ा अच्छे से समझा जाए और अगर एग्जाम में कभी इससे कोई जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका हम ठीक से आंसर कर पाएँ। ये जो लेक्चर है वो यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए स्टूडेंट के लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा। और अगर हम बात करें तो सीए, सीएमए, सीएस के स्टूडेंट के लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। आई थिंक सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के अंदर शायद ये टॉपिक ना हो, तो सीए, सीएमए और सीएस के स्टूडेंट इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूं। एमकॉम एमबीए भी मैंने किया है और पिछले 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूं, जहां पे मैंने नेट, जीआरएफ, सीएमए और यूजी पीजी के अलावा बोर्ड्स के स्टूडेंट को भी ट्रेन किया है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की और सबसे पहले हम देखेंगे कि किंक डिमांड कर्व मॉडल एक्चुअली किस चीज़ के विषय में बताता है। तो अगर आप बात करें किंक डिमांड कर्व मॉडल की, तो ये एक ऐसा मॉडल है जो आपको बताता है प्राइस रिजिडिटी के बारे में। ये किस चीज़ के बारे में बताता है? प्राइस रिजिडिटी। कई मरतबा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किंक डिमांड कर्व है वो किस चीज़ को मतलब बताता है, तो ये प्राइस रिजिडिटी इसका ऑप्शन सही होगा। यानी इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्राइस टेंड टू रिमेन इनफ्लेक्सिबल। यानी जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है उसके अंदर जो प्राइस है वो कैसा होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है कि प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी प्राइस घटता और बढ़ता नहीं है। इवन इन द फेस ऑफ डिक्लाइनिंग द कॉस्ट दे टेंड टू चेंज द इनफ्रिक्वेंटली। यानी कहा गया कि अगर कॉस्ट भी आपके डिक्लाइन होने लगे या कॉस्ट में कोई वेरिएशन भी हो, तो जो चेंजेस होते हैं प्राइस में वो बहुत ही स्लो, यानी कि बहुत ही फ्रिक्वेंट चेंजेस होते हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस नहीं होते हैं। एक चीज़ को मैं इसके साथ ऐड करता हूँ तो शायद ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए समझने के लिए। आपको याद होगा हमने जब ओलिगोपोली मार्केट पढ़ी थी तो उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि फ्यू सेलर्स होते हैं जो पूरी मार्केट के अंदर होमोजीनियस या डिफ्रेंशिएटेड दोनों टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंसी का आलम इस तरीके से है कि अगर एक भी फर्म ने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिया तो बाकी अदर फर्म को भी प्राइस को कम करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, अगर एक फर्म ने अपने प्राइस को बढ़ा दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जो फर्म है वो भी उस प्राइस को बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने प्राइस को बढ़ाएंगे तो आपके जो कस्टमर होंगे वो दूसरी फर्म की ओर स्विच ओवर करेंगे। इस केस में आपको अपने प्राइस को फिर वापस वहीं पे लाना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझ पा रहे होंगे। सेम दूसरे केस में, पहले केस में क्या हुआ था कि जब आप प्राइस घटाएंगे तो बाकी लोग भी प्राइस को घटा लेंगे, यानी प्राइस में सिमिलरिटी आ जाएंगी। तो प्राइस रिजिडिटी जो है वो इस मॉडल का जो है वो सबसे बेसिक जो है एलिमेंट है, यानी प्राइस रिजिडिटी के ऊपर ही ये बेस्ड है। आगे बात करें तो अमेरिकन इकोनॉमिक्स जो है पॉल स्वीजी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी कई बार मैचिंग में पूछा जाता है। तो किंक डिमांड कर्व किसने दिया है? पॉल स्वेजी ने दिया हुआ है। स्वेगी जोमेटो वाली नहीं, स्वेजी। पॉल स्वेजी come up with the kink demand curve and hypothesis to explain the reason behind this price rigidity। उन्होंने जो प्राइस रिजिडिटी है उसके पीछे जो रीज़न है उन्होंने इस किंक डिमांड मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू किंक डिमांड कर्व हाइपोथेसिस द डिमांड कर्व फेसिंग ओलिगोपोलिस्ट अ किंक द लेवल ऑफ प्रिवेलिंग प्राइजेस। यानी कहा गया कि जो मार्केट का एक प्रिवेलिंग प्राइस का मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो मार्केट के ट्रेंड है उस मार्केट के ट्रेंड का जो करंट में एवरेज प्राइस है, या यूँ मान सकते हैं कि जो प्राइस है उसी को हम बोलते हैं प्रिवेलिंग प्राइस। तो यानी जो करंट का मार्केट प्राइस होता है वहाँ से ये जो डिमांड है वो किंक होता है। किंक का अगर हिंदी में हम मतलब समझें तो ये कोई बहुत हिंदी में टेक्निकल टर्म नहीं है, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं टेढ़ा। यानी किंक का मतलब है कि जहाँ जो आपकी मार्केट की प्राइस होगी ये किंक डिमांड कर्व वहाँ से टेढ़ा हो जाएगा। शायद थोड़ी सी बात आपको कन्फ्यूजन अभी भी रहा होगा, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये आपका प्राइस और आउटपुट की लाइन हो गई और डिमांड कर्व आपका अगर इस तरीके से बनता है
तो आपका जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये पी और ये क्यू, यानी यहाँ पर ये पी प्राइस रहा होगा। किंग डिमांड कर्व क्या होता है कि किंग डिमांड कर्व इस वाले पॉइंट पे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी चेंजेस की, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो किंग डिमांड कर्व होता है वो सीधा ना जाके हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। तो इसी की बात इस लाइन के अंदर करी जा रही है कि जो आपका जनरल प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे जाके ये क्या होगा, किंग टेढ़ा हो जाएगा। उसके दो रीज़न इन्होंने बताए हैं जो कि सबसे अहम रीज़न है जिन पे गौर करिएगा। द सेगमेंट एबव द प्रिवलिंग प्राइस, जो प्रिवलिंग प्राइस है उसके ऊपर का जो सेगमेंट है इज हाईली इलास्टिक, उसके ऊपर का सेगमेंट कैसा होगा, हाईली इलास्टिक होगा। एंड द सेगमेंट बिलो द प्रिवलिंग प्राइस इज हाईली इनइलास्टिक, यानी इसके बाद का जो आपका सेगमेंट होगा वो हाईली इनइलास्टिक होगा। ये क्यों ऐसा होगा इस चीज़ को भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कर्व के थ्रू इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका किंग डिमांड कर्व है, जो आपके सामने ये लाइन ब्लू लाइन बनी है, ये क्या आपके किंग डिमांड कर्व। ये जो आपका है ये प्रिवलिंग प्राइस है, गौर से समझिएगा इस बात को। ये है आपका प्रिवलिंग प्राइस, जहाँ पे जो रेड पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा ये आपका है प्रिवलिंग प्राइस। तो प्रिवलिंग प्राइस के ऊपर का अगर आप एरिया देखें तो ये एरिया आपका क्या है, ये इलास्टिक है, और ये वाला जो एरिया इसका है ये क्या है, इनइलास्टिक है। इस कर्व से भी आप देख सकते हैं ये मोर इलास्टिक है, ये आपका लेस इलास्टिक है, मीन्स कि इनइलास्टिक है। और ये जो रेड पॉइंट है वो क्या है, वो इसका किंग है, यानी इसी को हम बोलते हैं। उस चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि द सेगमेंट एबव द प्रिवलिंग प्राइस इज इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, एंड सेगमेंट बिलो द प्राइस इज इनइलास्टिक। अब ये इलास्टिक इनइलास्टिक में तो खैर नहीं डाउट होगा आप लोगों को, क्योंकि अब काफ़ी इसमें कई लेक्चर्स आप देख चुके हैं। तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का लेक्चर आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसमें आपने देखा होगा हमने कई डिग्रीज पढ़ी थी, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। तो आप जाके एक बार मोर इलास्टिक को देखिएगा, वो कुछ इसी शेप में होगा, और लेस इलास्टिक होगा आपका कुछ इसी शेप में होगा। तो वहाँ से ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, और आपके लिए तो और भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लेस और मोर इलास्टिक वाली कंसेप्ट। अब हम आगे इसके बढ़ेंगे, यानी फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ किंग डिमांड कर्व। अब किंग डिमांड कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं, उस अजम्पशंस पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कंसेप्ट को इन्हीं अजम्पशंस के आधार पे ही डेवलप किया गया है। यानी अज्यूम दैट इफ वन ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द प्राइजेस देन अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड आल्सो कट देयर प्राइजेस। यानी ऐसा माना गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम किया तो बाकी बची हुई और भी फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर लेती हैं। ये है इसकी अजम्पशन नंबर 1। नेक्स्ट अगर आप देखें तो दूसरे में है assume if one oligopolist organization increases the price then other organization would not follow। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाती है तो दूसरी फर्म जो है वो ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो बढ़ाएंगी तो उनका भी कस्टमर शेयर जो है नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा, पहले वाले में कहा गया अगर आप प्राइस घटाएंगे तो चूंकि आप बाकी लोग नहीं घटाएंगे तो उनका कस्टमर शेयर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो लोग भी कम कर देते हैं। जब आप प्राइस बढ़ाते हैं बाकी लोग नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपका कस्टमर शेयर जो है वो कम हो जाता है। तो ये इसकी 2 बेसिक अजम्पशंस हैं। अब हम लोग देखिए बढ़ेंगे सीधा किंग डिमांड कर्व पे। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक किंग डिमांड कर्व एक दिख रहा होगा। तो ये जो किंग डिमांड कर्व है इसमें ये एक्स एक्सिस हमेशा की तरीके से आउटपुट को रिप्रेजेंट करता हुआ, और ये आपकी वाई एक्सिस जो हमेशा की तरीके से प्राइस को रिप्रेजेंट करती हुई, ये इसका जो है जनरल प्राइस चल रहा है और ये इसका आउटपुट है। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि पी ओ और पी जब प्राइस रहा होगा तो ओ क्यू यानी कि ये जो इसकी होगी वो क्वांटिटी रही होगी। तो इस जनरल प्राइस लेवल के पास से ये किंग डिमांड कर्व नीचे की तरफ ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। क्यों टेढ़ा हो जाता है इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेस इलास्टिक वाली बात अभी आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे पी का मतलब प्राइस लेवल है यहाँ पे, बाकी चीज़ें आप अपने आप समझ पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप बाद में भी इसे जब प्रिपेयर करें तो आप आसानी से इसे समझ पाएँ। नेक्स्ट हम लोग अभी इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि जो प्रिवलिंग प्राइस होगा उसके ऊपर का एरिया इलास्टिक होगा, उसके जो नीचे का एरिया होगा वो आपका क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। अब हम लोग बात करेंगे किंग डिमांड कर्व के अंदर हम लोग किस तरीके से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो निकालते हैं। किंग डिमांड कर्व में
इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है, यानी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं निकलता है, उसके कुछ रीज़न हैं जिन्हें आपको गौर से समझना है। ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहली चीज़ कि ये जो हमने आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के अंदर ये जो मेरा है ये किंक डिमांड कर्व बना हुआ है, ठीक है। यानी कि किंक डिमांड जो कर्व है आपका, किंक डिमांड कर्व जो है वो दो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दो डिमांड कर्व को एक साथ रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। एक आपकी जो डिमांड कर्व है वो मैं दूसरे कलर से इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। एक डिमांड कर्व आपकी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी और एक डिमांड कर्व आपकी ये जो है, यानी दो डिमांड कर्व ये कहीं ना कहीं दिखाता है। और डिमांड कर्व को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, सब लोग इससे अवेयर होंगे कि डिमांड कर्व को हम लोग एवरेज रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पहली डिमांड कर्व होगी जो हमने थोड़ा रेड कलर से बनाई हुई है, ये जो डिमांड कर्व होगी इसका, यानी अगर ऐसे कोई डिमांड कर्व बनी हो तो इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। तो जो रेड वाली आपकी डिमांड कर्व है एवरेज रेवेन्यू कर्व, इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो इस तरीके से आया होगा, जो कि आके ये सी पॉइंट पे आके मिल रहा है। एक बार इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ये दोबारा दूसरे कलर से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, यानी ये वाली जो लाइन है आपकी ये रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का है, ये सी पे आके मिला। इसी तरीके से जो दूसरी वाली यानी कि जो आपकी दूसरी डिमांड कर्व थी, दूसरी जो आपकी डिमांड कर्व थी उस डिमांड कर्व का जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है दो इसमें एमआर कर्व बने हैं, यानी कि एक आपका एमआर कर्व जो इस डिमांड कर्व का एमआर कर्व है वो ये वाला है, ऊपर वाली का ये वाला है, लेकिन दोनों एमआर कर्व एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है उनके बीच में एक गैप है। आप ध्यान से देखें तो ये बीच में एक गैप है और इस गैप के बीच से जितने भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकलेंगे उस जगह पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन ही होती है जहां पर MC इज इक्वल टू MR होता है। लेकिन चूंकि आप इस कर्व में के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि MC जो है आपकी वो दो मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ से निकली बीच के गैप से, बट वो MR को नहीं टच कर रही है, तो इस वजह से कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस इस केस में डिसाइड नहीं किया जा सकता है। यानी द स्लोप ऑफ किंक डिमांड कर्व differ in different conditions, तो such as price increases and price decreases। इससे क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सो इन दिस मॉडल एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेसेस टू डिमांड कर्व। इस केस में दो तरीके की डिमांड कर्व हर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा। इन केस ऑफ हाई प्राइस एंड ओलिगोपोलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फेस हाईली इलास्टिक। अगर आप हाई प्राइस होगा तो कैसा होगा कर्व, हाईली इलास्टिक होगा। एंड ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ लो प्राइस द ओलिगोपोलिस्ट फेस इनइलास्टिक। अगर लो प्राइस होगा तो कैसे होगा, इनइलास्टिक होगा। वो जो चीज़ें मैं अभी आपको इससे पहले बता रहा था वो इस चीज़ का यहाँ डिस्कशन किया जा रहा। सो विच इज़ DD, यानी वो पूरी चीज़ यहाँ पे देखिए बताई जा रही है कि ये वाला जो है आपका इलास्टिक है, ये वाला आपका जो है वो इनइलास्टिक है, ठीक है। वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो उस जो कर्व मैंने बताया तो उसको यहाँ पे आप और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका जो है ओरिजिनल किंक डिमांड कर्व बना हुआ है, जो ग्रीन लाइन से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। पहले वाली डिमांड कर्व और दो डिमांड कर्व बनी है आपकी। तो पहली वाली डिमांड कर्व का जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो ये होगा, और ये वाली जो डिमांड कर्व यहाँ से निकली होगी तो इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा वो जाके यहाँ पे मिला होगा। तो ये दोनों इसके मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में एक ये गैप कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो गैप है इसके बीच में है थोड़ा सा। इस गैप के बीच में से दो MC1 और MC2 दो कर्व निकाली गई हैं, बट फिर भी वो MC इज इक्वल टू MR कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो कई अगर इसमें हम कई इसके बीच से कितनी भी कर्व बना दी जाएं, कितनी भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकाली जाएं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं सेट कर पाएंगी। अब अगर हम बात करें तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, कुछ एरियाज़ में इस कर्व को यानी कि डिमांड कर्व को क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो क्रिटिसाइज कौन कौन से पॉइंट पे किया गया है? सबसे पहले लेज एम्फेसिस ऑन द प्राइस रिजिडिटी बट डज नॉट एक्सप्लेन प्राइस इटसेल्फ।
यानी कहा गया कि प्राइस रिजिडिटी को तो ये कंसेप्ट ये मॉडल बताता है, लेकिन प्राइस क्या होगा वो ये मॉडल नहीं बताता है। यानी अज्यूम दैट रिवाइवल ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉलो द प्राइस डिक्रीज विच डज नॉट होल्ड ट्रू एम्पिरिकली। कहा गया कि जो रिवाइवल और भी जो फर्म्स हैं, अगर एक प्राइस कम कर दे एक फर्म तो दूसरे लोग फॉलो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। तीसरा, इग्नोर नॉन प्राइस कंपटीशन एमंग द ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉन प्राइस कंपटीशन को यहाँ इग्नोर किया गया है, जो कि नॉन प्राइस कंपटीशन भी ओलिगोपोलिस मार्केट के अंदर हो सकती है। इग्नोर द एप्लीकेशन ऑफ प्राइस लीडरशिप एंड कार्टेल। यानी यहाँ पे ना ही तो प्राइस लीडरशिप की कोई बात करी गई, ना ही कार्टेल मॉडल की कोई बात करी गई। तो ये अपने आप में कुछ एरियाज है जिन पे कुछ विद्वानों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। तो आज का ये लेक्चर था जिसमें मैंने किंग डिमांड आपको समझाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग जो भी लेसन्स हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बेशकीमती समय दिया आपने इस लेक्चर को देखने के लिए, आपका सादर आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।